नमस्कार। आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लास में। तो ये जो टीजीटी पीजीटी का प्रसंग चल रहा था, ये क्लास पर कल भी थोड़ी चर्चा हुई थी। इसमें हिंदी का केवल परिचय दिया जा रहा था। तो पहली क्लास थी, उसमें हमने हिंदी के सामान्य परिचय पर आपसे चर्चा की थी। आज उसी के आगे के बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। ये भी हिंदी का एक परिचय है। कई अलग छोटी छोटी चीज़ें आदमी से पूछ ली जाती है। परीक्षा में कुछ भी घुमा फिरा करके इधर उधर से पूछ लिया जाता है। तो इसका ये मतलब होता है कि कम से कम हम ये ध्यान रखें कि प्रश्न क्या बनेगा और इस प्रश्न का जवाब किस प्रकार से दिया जाता है। जैसे छोटी सी बात पूछ दिया जाता है कि भाषा और बोली में क्या फर्क है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो चूंकि जैसा कि आपको ये बात पता ही है कि हिंदी में 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। तो ये जो 17 बोलियां हैं यही भाषा बनेगी कैसे। तो सीधी सी बात क्या ध्यान रखेंगे, बोली और भाषा के अंतर को आपको बताते हैं। जिस बोली में साहित्य का सृजन किया जाए उसे भाषा कहते हैं। यानी जिस बोली में साहित्य का सृजन कर दिया जाए वही बोली भाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि अवधि। अवधि क्या है? अवधि एक बोली है, लेकिन अवधि में रामचरितमानस की सर्जना की गई, रचना की गई, अब वो भाषा हो गई। ब्रज क्या है? बोली है। ब्रज में सूरसागर की रचना की गई, तो ब्रज क्या हो गई? भाषा हो गई। तो जिस बोली में साहित्य का सृजन कर दिया जाए वही बोली भाषा का रूप कहलाती है। तो क्योंकि हिंदी भाषा के संदर्भ में ही परिचय चल रहा था, तो अब देखते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र कौन सा है या कहां पर हिंदी? तो उत्तर भारत का जो इलाका है वो हिंदी भाषी क्षेत्र बोला जाता है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अब देखिएगा, हिंदी उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर के दक्षिण में खंडवा यानी मध्य प्रदेश, अब पूर्व में पूर्णिया, बिहार से लेके पश्चिम में अंबाला, हरियाणा तक बोली जाती है। अगर हम हिंदी क्षेत्र की, हिंदी बेल्ट की बात करेंगे कि हिंदी कहाँ बोली जाती है, हिंदी का क्षेत्र क्या है, तो हिंदी का बेल्ट क्या है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ यानी उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश और पूरब में पूर्णिया बिहार से लेके पश्चिम में अंबाला हरियाणा तक हिंदी बोली जाती है। ये पूरा परिसर, ये जो पूरा क्षेत्र है वो हिंदी बेल्ट कहलाता है, हिंदी क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल भारत के 10 राज्य सम्मिलित हैं। यानी हिंदी बेल्ट के अंदर, हिंदी क्षेत्र के अंदर 9 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल मिलाकर के 10 राज्य सम्मिलित हैं और लगभग 43% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यानी भारत की लगभग
43% जनसंख्या हिंदी भाषी बोली जाती है और 10 राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र में बोले जाते हैं। इस प्रकार हिंदी का ये क्षेत्र रहा, इसका भी आप मैप समझ लें, 2-3 बार आप इसको रखेंगे, बनाएंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर के खंडवा मध्य प्रदेश तक और अंबाला हरियाणा से लेकर के पूर्णिया बिहार तक, ये जो पूरा परिसर है वो हिंदी क्षेत्र है। याद करने योग्य बातें क्या है कि हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत भारत के कितने राज्य आते हैं। तो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत भारत के कितने राज्य आते हैं? 10 राज्य आते हैं, ये याद रखना है। और कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत की जो हिंदी भाषा भाषी है, तो लगभग 43% जनसंख्या हिंदी की भाषा भाषी यहाँ बोली जाती है। इस प्रकार सितंबर 1949 को संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसकी लिपि देवनागरी होगी। इसकी लिपि देवनागरी होगी। यहाँ एक चीज और स्मरणीय है जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। वो क्या ध्यान में रखना है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट में वर्णमाला लिखी है और इस वर्णमाला में अक्षरों की जो आकृति है, अक्षरों का जो आकार प्रकार है, उन्हें ही मानक वर्ण घोषित किया गया। इसमें जो दिए गए हैं वो मानक वर्ण है। ध्यान रखिएगा, 1949 से पूर्व हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को किस रूप में प्रयोग किया जाता था, 1949 के बाद किस रूप में प्रयोग किया जाता है, इन दोनों में फर्क है और कई अक्षरों में परिवर्तन है और कई नए अक्षरों का भी इसमें समावेश किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले जो है ला ऐसे बनता था, ला इस तरीके का बनता था, भा इस तरीके का बनता था, इन्हें अब अमानक घोषित कर दिया गया। इनके स्थान पे इन्हें मानक घोषित कर दिया गया। ये कई बार पूछा गया है कि इसमें कौन सा अमानक वर्ण है। खैर, इसकी चर्चा वर्णमाला में भी हो जाएगी। अब हिंदी खड़ी बोली के नाम भी देख लेते हैं। हिंदी के नाम, इसे बोलचाल की हिंदी भी कहते हैं। अंग्रेज वर्नाक्यूलर कहते थे। पूर्व प्रदेश में जन्म होने के कारण कौरवी भी बोला जाता है और इसे हिंदी खड़ी बोली भी कहते हैं। और आधुनिक हिंदी भी कहा जाता है। इन चीजों को समझ लीजिएगा। हिंदी खड़ी बोली के जो वर्तमान में नाम है, वो सारे नाम यहाँ लिखे गए हैं,
उन पर चर्चा देखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं, बोलचाल की हिंदी भी कहते हैं, वर्नाक्यूलर भी कहा जाता है, कौरवी भी कहा जाता है, हिंदी खड़ी बोली भी कहा जाता है और आधुनिक हिंदी भी इसका नाम कहा जाता है। इसके अलग अलग कारण भी हैं, अलग अलग इसके तथ्य हैं, इस वजह से ऐसा नाम पड़ा। क्योंकि ये बोलचाल की भाषा है, अंग्रेज वर्नाक्यूलर कहते थे। कुरु प्रदेश में जन्म होने के कारण इसे कौरवी कहा जाता है। खड़ी पाई की अधिकता के कारण खली बोली कहते हैं और वर्तमान में आधुनिक इसका स्वरूप है, क्योंकि इसके आगे का कोई स्वरूप वर्तमान में नहीं है, इसलिए इसे आधुनिक हिंदी की भी संज्ञा दी जाती है। अब आते हैं भारतीय आर्य भाषा का विभाजन, आपको बताते हैं। भारतीय आर्य भाषा का विभाजन। संस्कृत आर्यों की भाषा है और संस्कृत से पाज प्राकृत होते हुए हिंदी बनी है, अतः इन्हें आर्य भाषा कहा जाता है। अब भारतीय आर्य भाषा के जो विभाजन है, भारतीय आर्य भाषा का विभाजन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? भारतीय आर्य भाषा का विभाजन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला इसका विभाजन है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है सन 1100 से लेकर के सन 1400 तक का इसका समय माना जाता है। सॉरी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। जी सर। हाँ सर जी। जी जी जी। नहीं नहीं, ध्यान ध्यान ध्यान। यानी सन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का है। इसमें 2 चीजें चलती थी। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी जो विभाजन चल रहा है भारतीय आर्य भाषा का विभाजन, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। ये मुख्य रूप से अगर हम इनको अगर डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ये आपका हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक ये चीज हो जाएगी। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय
आर्य भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से लेकर के इसका समय जो माना जाता है वो 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस दौरान जो भाषाएं चलती थी पाल, प्राकृत और अपभ्रंश। पाल, प्राकृत और अपभ्रंश। पाल, प्राकृत और अपभ्रंश चलती थी। फिर आपका आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो आपकी है ये 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। एक 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक है। और इसके अंदर आता है हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, सिंधी, हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, सिंधी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, बताया क्या जा रहा है। जिन भारतीय भाषाओं की यहाँ चर्चा की जा रही है ये वे भाषाएं हैं जब से लिखित रूप शुरू हुआ है। मौखिक रूप की भाषाओं की चर्चा नहीं हो रही है। मौखिक रूप से संस्कृत या कोई और भाषा अनादिकाल से लोगों के द्वारा बोली जा रही है। जब से लेखन कला शुरू हुई, जब से लिपियों का विकास हुआ या बोलने वाली भाषाओं को किसी तख्ती पर, किसी पाषाण खंड पर, किसी शिलापट्ट पर या कागज पर जब उकेरा जाने लगा, यानी बाणी का जब लिखित रूप होने लगा, तब का ये रूप यहाँ दिया जा रहा है। तो समझिएगा, बाणी का लिखित रूप 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ये बात फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पर जिन भारतीय आर्य भाषाओं की जिक्र की जा रही है वे भारतीय आर्य भाषाएं हैं जब लिखने की कला शुरू हो चुकी है, यानी लिपियों का विकास हो चुका था। बोलने की कला, बोलने की भाषा अनादिकाल से चल रही है। ये कभी कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, कोई बता नहीं सकता है कि मनुष्यों ने बोलना कब से शुरू किया होगा। बहुत प्राचीन काल से गुरुकुल प्रणाली थी, मौखिक शिक्षा का स्वरूप था। गुरुजन अपने शिष्यों को श्लोक या और कुछ पाठ, वेद पाठ वगैरह कंठस्थ कराते थे, जो आज भी लोगों को कंठस्थ हैं। अतः जो पुरानी पुस्तकें होती हैं, वेद होता है, पुराण होता है, स्मृतियाँ होती हैं, इन सभी पुस्तकों को इसलिए श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये लोगों को याद थी। कविताएं वैसे भी याद हो जाती हैं। आज भी जैसे हिंदी में कविताएं हैं, वो एक कविता आपको 10 लाइन के याद हो जाएगी, लेकिन 10 लाइन का अगर कोई निबंध है तो शायद वो अक्षरशः याद ना हो। तो ये आपका स्वरूप, लिखित स्वरूप जब से प्रारंभ हुआ तो सन 1500 से लिखने की कला का विकास हो गया था। और सबसे पहले क्या लिखा गया था? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या लिखा गया था? 1500 ईसा पूर्व, ईस्वी से 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा जा चुका था। इस समय दो ही चीजें चल रही थी, एक लौकिक संस्कृत थी और एक वैदिक संस्कृति थी। और इनकी मुख्य रूप से जो लिपि हुआ करती थी वो लिपि उस समय हुआ करती थी ब्राह्मी। फिर 1500 ईसा पूर्व
ये इसका अलग से वर्णन कर दिया गया, खैर ये तो इसी में है। फिर आता है मध्यकालीन आर्य भाषाएं, ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की भाषाएं हैं। इसमें आपकी पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश भाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा, पाली को प्रथम जन भाषा की भी संज्ञा दी गई है। उसके बाद आते आधुनिक आर्य भाषाएं, जिनके अंतर्गत हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, सिंधी आदि भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उन भाषाओं की चर्चा हो रही है, उन भाषाओं के बारे में बात हो रही है, उन बोलियों के बारे में बात हो रही है जिन्हें लिपिबद्ध किया जा सकता है, यानी जिनकी लिपियों का विकास हो चुका था, उन्हीं की चर्चा हो रही है। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, मुख्य रूप से इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पर अलग से भी चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका भी विभाजन 3 प्रकार से आधुनिक का किया गया है। 1000 ईस्वी अलग अलग रूप में इसका हमने विकास किया है। इसके कहते हैं प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, सबसे पहले प्राचीन हिंदी आती है, फिर मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी। और फिर आ जाएगा आधुनिक कालीन हिंदी। तो प्राचीन जो हिंदी है वो सन 1100 से 14, फिर ये हो जाएगी 1850, और ये हो जाएगा आपका 1850 से अब तक। यानी सिर्फ यहाँ आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात हो रही है। ये भी 3 है, प्राचीन है, फिर मध्यकालीन है और फिर आधुनिक है। तो प्राचीन में आपकी चलती थी अपभ्रंश। इस समय की जो भाषा थी वो थी अपभ्रंश। इस समय की जो भाषा थी अवधी और ब्रज, और इस समय की जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से फिर समझ लो, यहां भारतीय आर्य भाषा का विभाजन है। ये भारतीय आर्य भाषा का विभाजन 3 प्रकार से है, जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से लेकर हिंदी तक आता है। उसी स्वरूप को यहाँ जब बताया गया तो वो केवल जो आधुनिक था उसके ये 3 रूप अलग कर दिए गए, जिसमें एक वो चीज़ जो अपभ्रंश थी, जिस समय हमारे देश में क्या चल रहा था, राजपूत काल। अगर कभी कोई पूछे राजपूत काल के रचनाओं में भाषा कौन सी थी, वो अपभ्रंश थी। आदिकालीन साहित्य। फिर आता है अवधि और ब्रज। ये अवधि ब्रज कब थी, जब हमारे यहाँ भक्ति काल, रीति काल चल रहा था, जिसको हम कह सकते हैं ये मध्यकाल का है। उसके बाद ये आ जाता है 1850 से खड़ी बोली
का युग प्रारंभ हो जाता है। 1850 से खड़ी बोली का युग प्रारंभ माना जाता है। अगला देखते हैं कि खड़ी बोली के बारे में अलग अलग लोगों ने अपने राय दी है, अपने अपने उन्होंने तौर तरीके बताए हैं। तो ये था किस प्रकार से इनका विकास और ये सब क्या होता है। तो हिंदी के संक्षिप्त विकास का परिचय आप तक दिया गया और अब आपको बताते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या है? जो हम बोलते हैं, जो बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, वो ध्वनियां हैं। जब उन ध्वनियों को कागज पे उकेर दिया जाता है, कुछ चिन्हों के द्वारा, कुछ संकेतों के द्वारा उनको एक स्वरूप दे दिया जाता है, इसे लिखित कहते हैं। अब लिखित के लिए किसी न किसी लिपि की आवश्यकता पड़ेगी। लिपि का मतलब क्या हो गया? लेखन की विधि। लेखन की विधि को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। लेखन की विधि। लिपियों का विकास किस प्रकार से हुआ? तो मेरा यहां मुख्य विषय है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। अब देखिए, देवनागरी लिपि का संबंध जो है देवनागरी लिपि का संबंध गुजरात के नागर ब्राह्मणों से है। इस चीज को हाईलाइट रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देवनागरी लिपि का संबंध कहां से? गुजरात के नागर ब्राह्मणों से है। देवनागरी लिपि का संबंध अगर पूछा जाए कहां से है, तो आपका जवाब होगा इस लिपि का संबंध गुजरात के नागर ब्राह्मणों से है। वहीं से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और वहीं देवनागरी इसका नाम पड़ा। अगर कभी पूछा जाए कि ये कहाँ से प्राप्त होती है, तो कहेंगे 453 ईस्वी में रचित नंदी सूत्र, एक जैन धर्म ग्रंथ है, से ये जानकारी प्राप्त होती है। यदि पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का संबंध अधिकतम विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से मानते हैं, ये बात कहाँ लिखी है, कैसे समाज में आई, कैसे लोगों को पता चला? तो 1953 में एक ग्रंथ रचा गया नंदी सूत्र, ये जैन धर्म का है। इसमें इस बात की चर्चा की गई। इसमें कहा गया है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने क्या किया था? इस लिपि का निर्माण किया था। ध्यान दीजिएगा, गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे, उन्होंने इस लिपि का विकास किया था और अपने नाम से ही उन्होंने इस लिपि का नाम रख दिया नागर। क्या नाम रख दिया? नागर लिपि। अब प्रश्न है, हम जब कोई नई गाड़ी लाते हैं या कुछ नया घर बनाते हैं, कुछ नई अच्छी चीज़ें करते हैं, तो होता है कि चलो पहले पूजा पाठ कर लिया जाए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं भी किसी धर्म स्थल पर जा करके वहाँ उस चीज़ की पूजा कर लेते हैं। तो ये हो कि लिपि बनी। अब लिपि बनी तो सबसे पहले क्या लिखें? लिपि बनी है तो सबसे पहले क्या लिखा जाए? तो इन्होंने कहा सबसे पहले संस्कृत लिखो। ध्यान दीजिए, संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत का एक नाम देववाणी है, इसका देव ले लिया और यहां रख दिया। अब हो गया देवनागर। संस्कृति की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, उसका देव ले लिया, इसमें जोड़ दिया, इस प्रकार से नाम रख दिया इनका। अब हो गया देवनागर। क्योंकि लिपि शब्द जो है स्त्रीलिंग का है, तो इस प्रकार से देवनागर पुल्लिंग रखता है। अब इसमें क्या किया? बड़ी ई प्रत्यय जोड़ दिया। इस प्रकार शब्द का नाम बन गया देवनागरी। इस प्रकार क्या नाम हो गया? देवनागरी लिपि।
अब यहाँ पर कुछ देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं पॉइंट के रूप में आपको लिख लेना चाहिए या उन चीजों को समझ लेना चाहिए। पहला पॉइंट है भारत की सभी लिपियां, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से, ऐसे पॉइंट आप लिख भी सकते हैं। भारत की सबसे जो पुरानी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। अब भारत की सभी लिपियों का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। दूसरा, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने किया था। आपको शुरुआत में बताया था पिछली क्लास में कि जो वेद है, पुराण है, इनकी जो भाषा है वो देववाणी संस्कृत है, यानी वैदिक संस्कृत है, और उनकी जो लिपि है वो कौन सी है, वो ब्राह्मी लिपि है। रामायण और महाभारत की जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत है और उसकी लिपि देवनागरी है। यानी वेद ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि रामायण और महाभारत का निर्माण देवनागरी लिपि में किया गया है। इसके बाद आता है कि देवनागरी लिपि का संबंध लिपि का संबंध अधिकतर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। यानी देवनागरी लिपि का संबंध अधिकतम विद्वान किससे मानते हैं? गुजरात के नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। इस लिपि का उल्लेख नंदी सूत्र में हुआ है। कायम हुआ है, नंदी सूत्र में हुआ है। इस लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो
उच्चरित है वही लिखा जाता है। जैसे क उच्चरित है तो लिखा भी क जाता है, उसका प्रयोग भी का है। अब मान लिया कहीं अगर हम लिख के आपको दिखाते हैं, उच्चारण क्या क, उच्चारण क्या म, उच्चारण क्या ल। अब अगर ये कमल, यानी जो वर्ड जो ध्वनि का नाम है वही शब्दों में उसका प्रयोग है, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में ले लो जैसे ए, ध्वनि का नाम ए है और शब्द में जब प्रयोग है तो अ है। ध्वनि का नाम के है, वर्ण का नाम के है, जब उच्चारण है उसका है तो क है। लेकिन हिंदी में ना कोई कर्सिव राइटिंग है, ना कोई स्मॉल लेटर है, ना कोई कैपिटल लेटर है। वर्ण की किसी भी प्रकार से आकृति में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और वही पढ़ा जाता है। इस लिपि की सबसे बड़ी एक खासियत है, विशेषता है। इस लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? इस लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं को लिखा जाता है। आदि भाषाओं को लिखा जाता है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखते हैं? बाएं से दायां। देखिए ये जैसे बोर्ड है आपके सामने है, इसका ये हमारा हाथ ये बायां हाथ है और ये दायां हाथ है। ये बायां हाथ, ये दायां हाथ। तो बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर इस लिपि को लिखा जाता है। यह लिपि विशिष्ट या वियोगात्मक है। यह लिपि अक्षरात्मक, जिसको अंग्रेजी में सिलेबिक कहते हैं। एक बार परीक्षा में सिलेबिक लिख कर के आया था। सिलेबिक है। यह लिपि शिरोरेखीय है। यह लिपि कैसी है? शिरोरेखीय है। अब देवनागरी लिपि के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दिए गए हैं, इन्हें एक बार और समझ लीजिएगा। भारत की सभी लिपियां किससे बनी हैं? ब्राह्मी लिपि से। जो पॉइंट यहाँ किए जाए, जिन्हें अंडरलाइन किया जाए, जिन्हें हाईलाइट किया जाए, उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उन्हें आपको ज़्यादा देखना है, समझना है, सोचना है। तो भारत की सभी लिपियां काहे से बनी है? ब्राह्मी लिपि से बनी है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किन्होंने किया था? सबसे पहले वैदिक आर्यों ने किया था। ब्राह्मी लिपि में क्या लिखे गए हैं?
वेद लिखे गए हैं। देवनागरी लिपि का संबंध किससे है? अधिकतर विद्वान का मानना है गुजरात के नागर ब्राह्मणों से। इस लिपि का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? नंदी सूत्र से। इस लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। विश्व की किसी भी भाषा में खासियत नहीं है, यहाँ जो ध्वनि का नाम वही उसके वर्ण का नाम और वही उसके शब्द का नाम। जैसा कि अभी आपको बता चुके, क यानी जो उच्चारित है वही लिखित है, वही पठित है, कोई बात का परिवर्तन नहीं है। आगे इस लिपि में जो बोला जाता वही लिखा जाता है। और इस लिपि में पूछा गया था एक बार, हिंदी के अलावा कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली। फिर आता है यह लिपि बाईं से दाईं ओर, से भी ध्यान रखना, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये लिपि विश्लिष्ट या वियोगात्मक, इसको देखिएगा। इंग्लिश लिपि कैसी श्लिष्ट है? श्लिष्ट माने चिपका हुआ या चिपकी हुई, चिपका हुआ। इंग्लिश आदि भाषाओं के अक्षरों को जोड़ के लिखा जा सकता है, जैसे आपने लिख दिया ऐसे जोड़ के। हिंदी कैसी है? हिंदी विश्लिष्ट है, यानी हिंदी के सभी अक्षर अलग अलग होते हैं, आपस में नहीं जोड़े जा सकते हैं, इसलिए विश्लिष्ट है। लास्ट में आता है यह लिपि एक शिरोरेखी है। विश्व की पहली ऐसी भाषा है जिसे लिखने के बाद इसके ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है। अन्य किसी भाषा में लिखने के बाद उसके ऊपर लाइन नहीं खींची जाती है। एक और ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं और 56 मानक वर्ण हैं। वो कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्ण है जो शिरोरेखा के ऊपर भी लिखा जाता है? शिरोरेखा, जैसे कुछ भी आप लिखा, आपने लिखा ये जो ऊपर वर्णमाला, वर्णमाला लिखने के बाद क्या करें, एक लाइन खींच दी, सिर पे रेखा खींच दी। अब देखो ये रा है, इसे रेफ वाला रा कहते हैं। रा एक ऐसा अक्षर है जो लाइन के ऊपर भी लिख दिया जाता है, बाकी कोई भी वर्णमाला का अक्षर लाइन के ऊपर नहीं लिखा जाता है। ये देवनागरी की अपनी खासियत है, या ये कह सकते हैं देवनागरी लिपि की अपनी एक विशेषता है। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी गई। लिपि क्या है, किसने बनाई और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो प्रश्न भी अब आपको बता देते हैं। देवनागरी लिपि का संबंध किससे है? देवनागरी लिपि कैसी है, वो प्रश्न पे निर्भर करेगा, ऑप्शन में निर्भर करेगा कि किस प्रकार का ऑप्शन बनाया गया है। देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा संस्कृत, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा लिखी जाती है? अभी तो चूंकि शुरुआत है, यहाँ पर सिर्फ हिंदी का इंट्रोडक्शन चल रहा है,
अभी कोई चैप्टर नहीं शुरू हुआ है, अभी सिर्फ भाषा पर और हिंदी पर चर्चा हो रही है। इसके भाग शुरू होते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू करने से पूर्व एक भूमिका यानी एक समझना हिंदी क्या है या हिंदी के बारे में एक जानकारी प्राप्त करने की चर्चा हो रही थी। तो ये सारी बातें आपको बताई गई। और चूँकि आज की क्लास को अब हम यहीं पर रोकेंगे, अगले दिन अगली क्लास में हम आपको आगे ले चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर, जो आपका मूल विषय है और सबसे ज़्यादा जिसमें प्रश्न पूछे जाने हैं। साथ ही साथ हम एक प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, पुराने पेपरों को, कुछ अनुमानित प्रश्नों को, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक विशद श्रृंखला भी आपके सामने आएगी। समय समय पर 4-5 दिन में एक बार, जैसे क्लास चल रही 4-5 क्लास के बाद एक बार प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, फिर 4-5 क्लास के बाद फिर प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। इस प्रकार जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो प्रैक्टिस सेटों की भी श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।